क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ग्रेविटी 1 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो धरती का क्या सारी होगा? चीजें आसमान में तैरने लगेंगी या फिर धरती ही फट जाएगी? आज के इस वीडियो में ग्रेविटी के इस राज को हम समझने वाले हैं। न्यूटन के सर पर सेब तो गिरा था, ये सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि वही ग्रेविटी आपके वेट को हर प्लेनेट पे अलग अलग कर देती है, हर प्लेनेट पे अलग अलग बदल देती है। अगर आप फिजिक्स को रटना नहीं चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ग्रेविटी के इस चैप्टर को आप बिल्कुल फील करना चाहते हैं तो क्लास 9th की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं ग्रेविटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। आइए समझते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन इज द फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? ये प्रकार का फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन। किसका? आकर्षण का। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना, बाइंडिंग करना। बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करना? अट्रैक्ट करना। इन द यूनिवर्स दैट है मास। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनके पास मास है उनको क्या कर रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहा है। आपस में किन्हीं भी दो पॉइंट को क्या कर रहा है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? उनके बीच में अट्रैक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल में क्या है? द अर्थ अट्रैक्ट्स ए फॉलिंग एप्पल। फॉलिंग एप्पल मतलब जब एप्पल कोई गिरता है या कोई और भी चीज़ चाहे जो भी गिरेगी नीचे, अब वो नीचे जब गिरती है तो नीचे ही जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है तब वो नीचे आती है ना। द सन अट्रैक्ट्स प्लैनेट्स एंड कीप्स देम इन ऑर्बिट। जो सूर्य होता है वो सभी प्लैनेट क्या करता है? अट्रैक्ट कर गया हुआ है, अपने चारों तरफ क्या हुआ है? अट्रैक्ट किया हुआ, सबको खींचे हुआ है। तो वो क्या करे? उसके चारों तरफ राउंडिंग में ऐसे ऐसे राउंडिंग करते रहते हैं, है ना। उस ये क्या कर रहा है? वो अट्रैक्ट कर लिया है। ये पूरे यूनिवर्स की बात करेगा ग्रेविटी कैसे क्या है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला है, इसको हम सेकंड पॉइंट दे देंगे। कह रहा है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ में, जो होता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। उनका जो मास है, उनके मास का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है? फोर्स के होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। उन ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उनका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर से जो डिस्टेंस हो रहा है वो आर हम ले लेंगे। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डिवाइड बाई हो रहा है। इनवर्सली मतलब उल्टा होगा। और वो जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है? आर है, तो 1/r कर सकते हैं, है ना। अब उसका स्क्वायर कह रहा है यहाँ पे, देखो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ग्राफ देखें, ये ऑब्जेक्ट m1 है, ऑब्जेक्ट m2 है ना। वेट इसका m1 है, इसका वेट m2 है। यहाँ सेंटर से, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना है? r है। कह रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मासेस के, m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? r स्क्वायर के, है ना। इनवर्सली मतलब नीचे उल्टे में। ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ध्यान दें। या फिर अगर कैपिटल G को हम देखेंगे, कैपिटल G इक्वल टू F यहाँ आ जाएगा, FR² डिवाइड बाई m1 m2, ये वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ क्या है? F क्या शो करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो R है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है उनका होगा। G इक्वल टू क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। ये चीज़ नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन वगैरह हमारा जब आते हैं तो कहीं कहीं वैल्यू गिवन होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, इसलिए इसको याद रखेंगे। कैपिटल G का भी होता है, स्मॉल g का भी होता है, हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नोट करके रखेंगे और याद करके रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको देखें क्या क्या इसके महत्ताएं हैं, क्या क्या है इसके इम्पॉर्टेंस। कीप्स प्लैनेट्स
इन ऑर्बिट अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ वो जो चक्कर लगा रहे हैं सारे ऑर्बिट उनको, और सारे प्लेनेट उनके एक ऑर्बिट करके रखना क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक इम्पॉर्टेंस है। काजेस टाइड्स इन ओशियंस, आपने ओशन समुद्रों में देखा होगा कि लहरें ऊपर चढ़ती हैं फिर नीचे आती हैं, और ये मैक्सिमम जो है ये 2 बार होता है, दिन में 2 बार ऊपर चढ़ती हैं नीचे आती हैं। क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण जो है ग्रेविटी ही होती है ना। अब जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब मून है, वो हमारे जो अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा करीब में है, तो जो मून की ग्रेविटी है वो ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम होने के कारण वो पानी को अपने ऊपर अपनी तरफ खींचती है, समझेंगे ध्यान से, पानी को अपने तरफ खींचती है तो पानी ऊपर चढ़ता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि वो नीचे भी आता है। जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे बड़ा होता है, सूर्य हमारा सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है, तो उसका ग्रेविटेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक जब चक्रण ऐसे चलता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। जब एक लाइन में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो धाराएं क्या होती हैं, उसी कारण से जो ग्रेविटी होती है ऊपर खींचती हैं, मून हमारा ऊपर खींचता है, उसी कारण से क्या होता है, वो ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कारण इसका ग्रेविटी ही होती है, ग्रेविटी से ही वो ऊपर नीचे रन करती हैं। एक्सप्लेन फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिर रही है, कोई भी चीज़ हो, है ना, वो ज़मीन पे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रेविटेशन को प्रूव कर रही है, ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस है। होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, एटमॉस्फेयर वातावरण, हमारे चारों तरफ के वातावरण जो सुरक्षित है, कंटेन में है ना, क्या है उसको, जो हमारा अर्थ के चारों तरफ में उसको क्या कर रहा है, बना के रखा है, इन्वायरमेंट को क्या कर रखा है, बना के रखा है। एटमॉस्फेयर जो भी है, वातावरण हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर रखा है, बना के रखा हुआ है, एक बैलेंस करके रखा हुआ है। कौन? ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम से क्या पता चल रहा है, सेंट्री मतलब सेंटर वाला, जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, बनाए रखता है। ठीक है, देखते हैं इसको एक डायग्राम से। क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ इसका एक सेंटर होगा, है ना। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, वो रोटेट ऐसे कर रही है इस पाथ में, है ना। अब ये ऐसे मूव जो कर रही है, ये ऐसे इसी सर्कल में, इसी लाइन में ऐसे मूव करती रहे, कंटिन्यूटी ऐसे मूव करती रहे, तो एक फोर्स क्या काम करता है इसमें, एक फोर्स काम करता है यहाँ से सेंटर से ऐसे, ये हर जगह काम करेगा, जितने डिस्टेंस यहाँ से हो रहे हैं सारे सारे पे काम करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक का। यही क्या होता है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है, कह रहा है यही यही सेंटर से फोर्स ये अप्लाई कर रहा है कि बॉडी जो है इसके बाहर नहीं जा रही है। समझ रहे हैं ध्यान से, जो सेंटर से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसके बाहर नहीं जाने देगा। अगर चीज़ इसके बाहर होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि रबड़ वगैरह ऐसे हम करते हैं तो वो खींचती चली जाती हैं, है ना, खींचती चली जाती हैं, लेकिन कंडीशन आती है जब अगर ज़्यादा इस चीज़ हो जाती है, टूट जाएगी। तो टूटने का मतलब क्या है कि वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उससे बाहर हो गई। जब उससे बाहर हो जाएगी, जब इस कंडीशन से ये बाहर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो चीज़ दूर चली जाएगी। मतलब जब इस कंडीशन से वो बाहर हो जाएगी, वो चीज़ दूर चली जाएगी, आउट ऑफ दिस फोर्स, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को इसमें मोशन में, इसमें क्या कर, इस बॉडी में मोशन के लिए, फोर्स के लिए फोर्स लगा के इसको क्या करती है, इसको बैलेंसिंग किए रहती है कि यहाँ इसी पाथ में कोई बॉडी क्या करे, मूव करे। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवार्ड द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर पाथ, यह हमेशा सेंटर की तरफ ही काम करती है ना। सेंटर जो है इसका फोर्स में सेंटर की तरफ ही लगता है। आपने देखा होगा, एग्जांपल में समझेंगे कि जो मौत का कुआं आपने देखा होगा, ऐसे 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 होता है ना, तो वो उसी पे काम करता है, उसके जो फोर्स है ना वो सेंटर से काम कर रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उन पे काम कर रहा है। हमारे जो व्हील है, व्हील चाहे फोर व्हीलर हो, साइकिल हो, साइकिल को देखते हैं, जो व्हील है वो ऐसे राउंड में है, वो सर्कल ऐसे कर रहे हैं, तो उनका सेंटीमीटर सेंटर है वो कहाँ है,
जहाँ पे धुरा लगा होता है, जहाँ पे नट कसे होते हैं, वो सेंटर है। तो वहाँ से उसकी बैलेंसिंग बनी हुई होती है कि वो उसी में वो मोशन करें, ठीक है। और जब आप किसी बाइक को चला रहे हैं या साइकिल को चला रहे हैं तो आप ऐसे टर्निंग लेते हैं। जब आप ऐसे टर्निंग लेते हैं तो टर्निंग जिस साइड लेंगे हल्का सा ऐसे तिरछे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? हाँ, समझ गए। ऐसे तिरछे हो जाते हैं, तो वो जो तिरछा होते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, है ना, गिरते हैं नहीं गिरते ना, तो वो जो तिरछा होते हैं तो उसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है, तभी आप नहीं गिरते। वो फोर्स जो है आपको बैलेंस किए रहता है जितना आप करेंगे। अब आप गिरते कब हैं? जब वो फोर्स कम हो जाता है। जैसे आपने ज़्यादा मोड़ दिया, आपने ज़्यादा मोड़ दिया तो वो आप सेंटर के नज़दीक आ जाएंगे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है, कम आ जाएंगे, उसके बैलेंस में नहीं रहेंगे। वो आपको बैलेंस करने की कोशिश करता है ना। जब आप मुड़ते हैं तो क्या आपको बैलेंस कर लेता है, लेकिन जब आप गिरने वाले होते हैं या गिर जाते हैं तो कंडीशन यही होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वो कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा मतलब आपने ज़्यादा ही उसकी तरफ आप झुक गए। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा झुक जाएंगे तो उसका फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो आप जाहिर सी बात है गिर जाएंगे, कोई कुछ भी चीज़ हो। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ें क्या होंगी, दूर होना चाहेंगे। कोई चीज़ अगर बाइंडिंग में है तो वो अट्रैक्शन है तभी बाइंडिंग में है। अगला पॉइंट हमारा फ्री फॉल का है। फ्री फॉल मतलब कोई भी चीज़ गिरना विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी बाहरी फोर्स के। केवल किसके अंडर में गिर रही है, वो केवल ग्रेविटी के अंडर में गिर रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट का गिरना धरती की तरफ, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का धरती की तरफ गिरना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। केवल ग्रेविटी में ही गिरे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, उसी को क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। इसका एग्जांपल है ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। किसी भी हाइट से आप स्टोन को छोड़िए तो वो केवल अंडर ग्रेविटी पे ही गिरेगी, ठीक है। ये कोई भी स्टोन ले लीजिए, कोई भी बॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, एप्पल हो, मैंगो हो, कोई भी फ्रूट हो या कोई भी चीज़ हो, वो जो गिर रहा है वो इन्फ्लुएंस इन द ग्रेविटी गिर रही है, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है उस पर, स्वतंत्र रूप से गिर रही है ना। हाँ, वही होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होती है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है इन अ फ्रीली फ्लॉलिंग, कहाँ पे, फ्रीली मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो केवल इन्फ्लुएंस दी ग्रेविटी गिर रही होगी, है ना, वो गिर रही है ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसमें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे गिर रही है, उसके माध्यम से गिर रही है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। इसको नोट करके रखें, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे आपको 10 दिया, अगर गिवन होता है, नहीं गिवन है तो 9.8 रखते हैं। नोट इसमें याद रखेंगे, इसको नोट करके रखें यहाँ पे। ये पहला नोट है, ये दूसरा नोट है। सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। अर्थ पे जब होगी तो ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। वो चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो, सबके लिए ग्रेविटी क्या लगेगी, सेम ही लगेगी, चाहे लाइट हो चाहे वो हैवी हो। एक्स डाउनवर्ड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ वो क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स को फॉल करती है। ग्रेविटी क्या करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ये ऐसे वर्क करती है। ऑब्जेक्ट यहाँ से जब किसी हाइट पे आप छोड़ते हैं तो ग्रेविटी काम करेगी, यहाँ से ग्रेविटी काम करेगी किस साइड, नीचे साइड, कहाँ पे, अर्थ की साइड में, है ना। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ग्रेविटी काम कर रही है, नीचे कहाँ आ रही है, अर्थ के सेंटर पे आ रही है ना। सेंटर की जो ग्रेविटी है वहाँ पे जाके वो स्टॉप होगी, वहीं पे जाके वो रुकेगी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जे एंड कैपिटल जे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे और समझेंगे इसको। वी नो दैट एफ इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम एम को क्या बताएंगे कि ये हमारा जो कैपिटल एम है ये अर्थ है, ठीक है, और जो स्मॉल है वो अर्थ पे अवेलेबल क्या है, अर्थ पे अवेलेबल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये किसी ऑब्जेक्ट को लेके करेंगे, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो आर है, हम ये जानते हैं। तो उसके हिसाब से जो एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा,
दोनों ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अब दोनों के ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो अप्लाइड फोर्स है, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, आर है ना, समझ रहे हैं। मान लो ये आपका अर्थ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट छोटा वाला है, ये कैपिटल एम है, और यहाँ पे ये स्मॉल एम है। तो यहाँ से सेंटर से, यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस हो रहा है ये आर है ना। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ समझें, ठीक है। अब ये कह रहा है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी देयर मासेस। तो मासेस में क्या है, एक अर्थ का मास है, एक उसका मास है। तो अर्थ का मास कैपिटल एम और इसका मास, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, है ना। अब फिर जो एफ की वैल्यू होती है, हम ये जानते हैं ये एम जी की इक्वल होती है। एफ इक्वल टू एम जी होता है कि नहीं होता, हमने पढ़ा है। कैपिटल जी, फिर कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है ना। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल से भी काम लगता है, इसका नोट करके रखेंगे। तो इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है, हाइट इंक्रीज। जब हाइट इंक्रीज होगी, मतलब ध्यान देंगे, हाइट मतलब जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, उतनी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जितना आप ऊपर जाएंगे वो ग्रेविटी डी की क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेप्थ, इस अर्थ के अंदर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे, जितना अंदर आप जाते जाएंगे तब भी क्या होगी, जी डिक्रीज होती चली जाएगी। एट इक्वेटर जी मिनिमम, इक्वेटर पे क्या होता है, जी की वैल्यू मिनिमम होती है। एट पोल्स जी मैक्सिमम होती है। पोल्स मतलब ध्रुवी, जो ध्रुव होते हैं उस पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एट सेंटर से केंद्र पे, सेंटर जो होगा, केंद्र जो होगा, वहाँ पे क्या होगा, जी की वैल्यू जीरो होती है। क्यों क्यों जीरो होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है अर्थ का, जो सेंटर है वही स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे हम कोऑर्डिनेट में देखते हैं ना, ऐसे करके, तो ये सेंटर हमारा, ये मान के चलते हैं तो ये जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स पे भी और वाई पे भी। मतलब ये हमारा दिखाता है कि हमारा इक्वेटर का पोर्शन है, और ये हमारा नॉर्थ साइड, और ये हमारा ईस्ट साइड, नॉर्थ है वेस्ट है ना, ऐसे करके दिखाता है। नॉर्थ है ईस्ट है ना, ऐसे करके दिखाता है। तो ये वाई का एक्सेस है, ये एक्सेस है, दोनों पे कहाँ जीरो शुरू हो रहा है, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो जीरो हो जाती है। ग्राफ से देखें, यहाँ पे क्या होगी, ये पोल्स पे है, जी की वैल्यू पोल्स पे क्या होगी, यहाँ देखें, जी मैक्सिमम होती है पोल्स पे। जब आप यहाँ रहेंगे, जब आप यहाँ रहेंगे तो पूरा का पूरा ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, सेंटर की तरफ काम कर रही है। समझ रहे हैं, जब यहाँ पे, यहाँ एक सेंटर की तरफ काम कर रही है ऊपर से, हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो ऐसा है, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, हम यहाँ पे हैं, तो ऊपर जब हैं तो सेंटर पे हमारा जो काम कर रहा है वो क्या है, पोल्स है। तो यहाँ जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जो इक्वेटर होता है मतलब किनारा, किनारा मतलब एकदम किनारा। जैसे एक आप बॉल देखेंगे, तो बॉल पकड़ने के बाद सबसे किनारे वाले पार्ट, इधर का किनारा इधर का ना, वो क्या दिखाएगा, वो आपका इक्वेटर दिखाएगा। वहाँ पे जब आप होंगे तो वो क्या होगा, मिनिमम होता है। यहाँ देखो, एट द इक्वेटर पे क्या होगा, जी क्या होगा, मिनिमम होगा। जब आप यहाँ से इस पॉइंट पे होंगे, या यहाँ से इस पॉइंट पे होंगे, इक्वेटर पे होंगे, तो वो क्या होगा, मिनिमम होता है। समझ रहे हैं बात को। हाँ, फिर जो है, जो एट द सेंटर ऑफ अर्थ है, अगर आप यहाँ पे होते हैं, अगर आप यहाँ पे होते हैं, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, क्योंकि वहाँ जीरो जीरो शुरू होती है, और यहाँ इसके लिए क्या होती है, यहाँ से यहाँ जब आप आते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करती है, जी मिनिमम होती है। इक्वेटर पे मिनिमम होती है और पोल्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से ये काम कर रही है तो इस पर मैक्सिमम काम कर रही है ना, इसका बिल्कुल सेंटर की तरफ ग्रेविटी मैक्सिमम काम कर रही है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है, हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और जी क्या है, वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है ना। इक्वेटर पे अलग होगा, सेंटर पे अलग होगा, हाइट साथ अलग होगा, प्लेन पे अलग होगा, है ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है, चेंज विथ प्लेस, ये प्लेस साथ क्या होता है, बदलता रहता है जी की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, किस पे, अर्थ के सरफेस पे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है ना, इसकी यूनिट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन इंपॉर्टेंट और छोटे, स्मॉल में क्या है इसके डिफरेंस है, इतना याद रखेंगे इसको। मास, मास मतलब क्या, भारी होता है।
भार होता है, ठीक है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, मतलब किसी भी चीज में कितनी मात्रा उपस्थित है, पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित, वही क्या है, मास है। कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी मैटर उपस्थित है, कितने पदार्थ की मात्राएं उपस्थित हैं, वही क्या होती हैं, मास होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, कांस्टेंट एवरीवेयर, ये चेंज नॉन चेंजेबल होता है, ये हर जगह क्या होती है, फिक्स होती है। अगर कोई 2 kg का है तो वो 2 kg का आपका अर्थ पे भी रहेगा, किसी प्लेनेट पे भी रहेगा, और मून पर भी रहेगा वही, अगर वो मास है तो, ठीक है। SI यूनिट किलोग्राम, यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम होती है। मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस, बीम बैलेंस का करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो हम बीम को बनाते हैं, जो हम बीम को बनाते हैं उसका उपयोग करने के लिए इसको किया जाता है। एग्जाम्पल है मास ऑफ ए स्टोन, स्टोन है कोई भी, उसका मास मान लेते हैं कि 2 kg है, ठीक है, 2 kg का एक स्टोन है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा कहाँ पर भी, अर्थ पे और मून पे। ये किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है, लेकिन वेट क्या होता है, चेंजेबल होता है। वेट अगर आपका यहाँ पे कुछ और है तो मून पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और है तो वहाँ पे कुछ और होगा। अब इसको देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, मास के लिए क्या होगा, 2 kg का है तो वो 2 kg आपका अर्थ पे भी रहेगा और मून पर भी रहेगा। वेट, हमने मास को देखा, वेट को देखते हैं। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या है, जो वेट होता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, वेट कुछ अलग से नहीं होता। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही मायने रखता है, W = mg होता है इसका, W = mg, वेट = mg, ये उसका मास है और जो ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस पे कुछ और तो दूसरे प्लेस पे कुछ और, प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, नोट करके रखेंगे, SI यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन होती है। मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इसको मेजर करने का क्या उपयोग करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस को उपयोग करके, स्प्रिंग बैलेंस को करते हैं, उसको मेजर करने के लिए इसका किया जाता है। अब यहाँ देखें ग्राफ के माध्यम से, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मार्स है। जब हम यहाँ होते हैं किस पे, अर्थ पे, तब उस कंडीशन में मास हमारा कितना है, 50 है, और उस कंडीशन में वेट हमारा कितनी है, 110 LBS है। फिर यहाँ ध्यान दें, जब हम मार्स पे जा रहे हैं, जब हम मार्स पे जा रहे हैं तो मास क्या है, 50 है। हमने बताया था मास क्या है, कांस्टेंट होता है, वो चाहे आप चाहे जहाँ भी जाएंगे वो नॉन चेंजेबल होगा, जो मास रहेगा मास रहेगा, चेंज केवल क्या होगा, केवल वेट चेंज होता है बस। अब यहाँ वेट क्या हो जाएगा, 42 LBS। अब ये कैसे होता है कि जो मून होता है ना, मून का जो वेट होता है वो वेट होता है 1/6 वेट ऑन द अर्थ, मतलब जो वेट, अगर वेट का जो दिया गया है अर्थ के लिए, उसमें 6 का डिवाइड कर दो, जो आएगा वही वेट आपका कहाँ के लिए होगा, मून का होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट, वेट में डिफरेंस देखेंगे, मास है वेट है, अमाउंट ऑफ मैटर, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ये कांस्टेंट होती है, मतलब नॉन चेंजेबल होती है, चेंज नहीं होती है, मास फिक्स रहती है। ये क्या है, चेंजेबल होती है, चेंजेस होती है। प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंजेस होती है, हमने पढ़ा है अभी। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दो नोट, इसको नोट करके रखेंगे। वेट ऑन द मून, जो वेट मून का होगा, मून पर जो वेट होगा वो क्या होगा, 1/6 वेट ऑन द अर्थ। एग्जाम्पल में अगर वेट आपका मान लो 50 है, किस पे, अर्थ पे, तो मून पे क्या होगा, 50/6, जो आएगा वही वेट आप क्या होगा, मून का वेट होगा। मास रिमेन कांस्टेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। एंड मून, और मून पर भी वही रहता है, कांस्टेंट कहाँ कहाँ रहता है, अर्थ का, जो अर्थ पे रहेंगे वो भी, और मून पे जाएंगे वो भी क्या है, मास रिमेन कांस्टेंट होता है, वो नॉन चेंजेबल होता है। बट वेट चेंज, लेकिन वेट क्या होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। थ्रस्ट, सुना होगा आपने, थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट।
एक प्रकार से जैसे प्रेशर काम करता है वैसे काम करता है। प्रेशर में क्या है, कैसे भी काम हो सकता है, लेकिन जो थ्रस्ट होता है उसमें परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे वर्क करेगा। मान लीजिए एक प्लेट है, इस पे फोर्स परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जो फोर्स 90 डिग्री पे लगेगा वही परपेंडिकुलर लगेगा किसी भी फोर्स के लिए। वो क्या होगा, जितने एरिया पे लगेगा वही क्या होगा, थ्रस्ट कहलाता है। फुट प्रेसिंग द ग्राउंड, जब हम चलते हैं, हाँ चलते हैं तो पैर हमारा क्या 90 डिग्री में है ना, हम प्रेस कर रहे हैं ग्राउंड को, तो वो है थ्रस्ट। हैमर हिटिंग ए नेल, किसी कीले पे मारते हैं, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल से अगर मारने उसमें चलाएंगे नेल पे के ऊपर, तो वो नेल अंदर नहीं जाएगी बल्कि टेढ़ी हो जाएगी। वो तभी जाएगी जब आपका हैमर बिल्कुल 90 डिग्री पे चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा ऐसे, तभी वो अंदर जाएगी। नहीं तो क्या होगा, नेल आपका क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। जो खीला होगा, खीला सुने होगे ना आपने, हाँ उसी को नेल कहते हैं। जब आप हैमर मारेंगे, हथौड़ी मारेंगे उस पर, वो क्या होता है, अंदर धीरे धीरे अंदर जाता है। लेकिन अगर वो एंगल हो जाएगा, किसी एंगल से आप मारेंगे, 90 डिग्री के अलावा मारेंगे, तो वो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, जितने एरिया पे काम कर रहा है। प्रेशर क्या है, जितने एरिया पे काम कर रहा है उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वही क्या है, प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे देखें, प्लेट तो ये पूरी है, प्लेट तो ये पूरी है, लेकिन कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, इतने पे लग रहा है ज़्यादा। हमने प्रेशर कहाँ पे लगाया, फोर्स को यहाँ अप्लाई किया, तो फोर्स जो है कितने पे लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे लगे, जितने एरिया पे लगेगा उसी को कहते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये भी कह सकते हैं फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, पास्कल होती है। अब एग्जाम्पल देखें, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। शार्प मतलब जो तीखी होती है, पतली, कुल्हाड़ी हुआ, उसमें हम क्या लगाते हैं, धार लगाते हैं। तो धार लगाने के मतलब हम कर क्या रहे हैं, उसमें जो उसका सामने का पोर्शन है जहाँ से कट करना है, उसके एरिया को कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब एरिया जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या ज़्यादा काम करेगा और वो चीज़ें अच्छी से काम करेंगी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर का प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि जो शार्प नाइफ है, तीखी वाली, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा कम है, जब चाकू वगैरह पे धार दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसका धार में हम एरिया क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तब वो चीज़ें आराम से कट करती हैं। लेकिन अगर धार नहीं दी जाएगी तो क्या वो काट पाती है, नहीं काट पाती है। तो वही कह रहा है, शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। अगला क्या है, हाई हील्ड शूज एक्सर्ट मोर प्रेशर देन फ्लैट शूज। अगर कोई फ्लैट शूज है, ऐसे आपने मान लीजिए उसका सतह ये है ना, तो इसका प्रेशर जो लगेगा वो कम लगेगा किसकी अपेक्षा, हाई हील वाली है। हील के पीछे एक निकले सा लगा होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, तो वो जब आपने अनुभव किया होगा इसका, तो हील में जो लगे होते हैं पीछे, वो जहाँ पड़ती हैं वो ज़मीन में घुस जाती हैं। क्यों, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है ना। जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो क्या होगा, वो अंदर घुस जाएंगे। आ रही बात समझ में। प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड में प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है इसको देखें। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड में जैसे जैसे उनकी डेप्थ में इंक्रीजिंग होती है। लिक्विड में जितना अंदर आप धीरे धीरे जाते जाएंगे उतना उसका प्रेशर इंक्रीजिंग होता जाता है। जितना नीचे आप जाते जाएंगे उतना उसका प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। ग्राफ से देखें, एक वाटर टैंक है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, लो प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं, केवल एटमॉस्फेरिक लग रहा है। सबसे ऊपर लो प्रेशर रहेगा, कुछ नहीं है। जैसे आप यहाँ आ गए इस पॉइंट पे, सबसे ऊपर यहाँ पे लो प्रेशर है, जब आप यहाँ इस पॉइंट पे आ गए तो इसके ऊपर इतने वाटर का लोड हो गया, समझ रहे हैं बात को, इतने वाटर का लोड हो गया, तो ये क्या हो गया, मोर प्रेशर हो गया। जब आप यहाँ आ जाएंगे नीचे तो आपके ऊपर इतना वाटर का लोड हो गया, तो जितना वाटर, जितनी डेंसिटी में वाटर आपके ऊपर आएगा उतना प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। यहाँ देख क्या रहे हैं, जितना नीचे हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। यही कह रहा है कि लिक्विड भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बायांसी का होता है, बायांसी मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जैसे आप ग्लास लिए हैं,
ग्लास को उल्टा करके किसी बाल्टी वगैरह में डालेंगे तो वो वापस फेंकती है कि नहीं फेंकती? हाँ, ग्लास हो या लोटा हो उसको आप डालेंगे तो वो वापस फेंकती है। क्यों फेंकती है? वही है ये, समझेंगे इसको। दी अपवार्ड फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स काम करता है किसी लिक्विड के द्वारा, जब आप उसमें डुबो रहे होते हैं तो उसके द्वारा फोर्स काम करता है कि हम इसको नहीं डुबोएंगे। वो ये कहता है कि हम इसको नहीं डुबोएंगे, तो वो नहीं डुबोने के लिए वो एक फोर्स अप्लाई करता है। एक्साइटेड बाई ए फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट पर ये अप्लाई होता है। इमर्ज्ड इन इट, अधूरा डूबा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, तो ग्लास का इतना पार्ट जब जाता है तभी प्रेशर वो करने लगता है। जब पूरा चला जाता है अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अगर तिरछा होगा तो क्या होता है, उसी में डूबने लगता है। लेकिन अगर ऐसे ही है, ऐसे आप उसको डालेंगे तो यहाँ तक थोड़ा सा पार्ट जब आता है यहाँ तक आएगा, तभी प्रेशर धीरे धीरे वो बल लगाना, इधर से नीचे से फोर्स को अप्लाई करना शुरू करती है, वही बायंसी होती है। जो ऊपर की तरफ फोर्स काम करती है उसी को बायंसी कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप नीचे डाल रहे हैं लेकिन वो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, एक नीचे की तरफ से उसको फेंक रहा है बाहर की तरफ। यहाँ आधे तक आते आते ना बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है, वो जो अप्लाई वाला फोर्स होता है वो बहुत मैक्सिमम हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं ऐसे, मतलब इतना फोर्स लगाते हैं आपके द्वारा, इतना फोर्स लग जाता है कि बिल्कुल एकदम सीधा आप उसको अंदर तक ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे ये फोर्स क्या करेगी, तुरंत इतना इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगी, ये ऐसे पलट जाएगी, ठीक है। जब फोर्स आपका कम हो जाएगा, जब फोर्स ये ज़्यादा हो जाएगी तो चीज़ें क्या होगी, इधर उधर हो जाएंगी, तो वैसे क्या होगी, ये पलट देती है ना। अब देखें इसको, एग्जाम्पल में है शिप फ्लोटिंग ऑन वाटर। वाटर के ऊपर शिप तैरती है ना, तो तैरती है। तो अब यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा, ये सरफेस है, मान लीजिए आपका वाटर का ये लेवल है, ठीक है। मान लीजिए लेवल है, और यहाँ पे जो भी नाव है, तो क्या नाव पानी को छू के चलती है? नहीं चलती ना, पानी को छू के चलती नहीं है। वो पानी में कुछ अंदर जाती है। नाव की आकार ऐसी होती है ना, ऐसे नाव की आकार ऐसे होती है समथिंग ना, ऐसे करके बीच में एक स्पेस होता है, ऐसे होती है आकार। तो वो जब पानी में जाता है तो कुछ अंदर जाता है ऐसे गिरता हुआ, है ना। अब पानी को सतह को छू के चलती नहीं है, वो पानी के अंदर जाती है। तो जितना अंदर जाती है उतना पानी वो किनारे कर देती है ऐसे। जो पानी वो किनारे करती है, जितना वो अंदर जाती है उसका वेट, समझेंगे ध्यान से, जितना पानी वो किनारे अपने नीचे से हटा रही है उसका वेट, और जितना वो पोर्शन कवर किया हुआ है उसका वेट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यही पॉइंट है कि वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो वो शिप जो है, ये घटना जो होती है, शिप तैरती है, वो बायंसी के कारण ही तैरती है, क्योंकि एक फोर्स काम कर रही है उस पर कि हम ऊपर ही किए रहेंगे तुम्हें, ठीक है। बैलून राइजिंग इन एयर, गुब्बारा आपने देखा होगा ऊपर तरफ उठता है, उस पर बायंसी काम कर रही है। कौन सी बायंसी है ना, वो धीरे धीरे ऊपर को जाती है, उस पर बायंसी काम कर रही है, क्लियर है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में इमर्ज होता है, मतलब डुबोया जाता है या डूबता है, इट एक्सपीरियंस, वो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है क्या, एन अपवार्ड फोर्स, एक ऊपर की तरफ बल, वो फोर्स करता है ऊपर तरफ कोई चीज़ बल लगा रही है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्ट जा रही है उसमें एक बायोन फोर्स काम कर रहा है, जब आप डुबो रहे हैं ग्लास वगैरह को, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जो वो फोर्स काम कर रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स जो है, वो फोर्स किसके इक्वल है, कह रहा है कि जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है वो फोर्स इक्वल किसके है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितने वाटर हट रहे हैं उसके प्लेस से, उसका जितना वेट होगा। ये फोर्स जो है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब अपवार्ड फोर्स या बायोंड फोर्स कहते हैं, बायोंड फोर्स, ये इक्वल किसके है, वेट
ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मतलब जो अपवार्ड फोर्स, जो नीचे से फोर्स काम कर रहा है, वो किसके बराबर है? जितना उसका जो डिस्प्लेस वाटर है, जो डिस्प्लेस लिक्विड है, उसका जितना वेट होगा वो वेट, और लगने वाला फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है बायन फोर्स, उन दोनों फोर्स का क्या होगा? वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये कह रहा है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, जितना उसके द्वारा फ्लूइड हट रहा है उतना क्या होता है, वो बराबर होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक मान लेते हैं गेंद है कोई, वो यहाँ पे डूब रही है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में थ्रस्ट काम करेगा जो 90 डिग्री पे काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पे जो लगने वाला बल है, इस पे बल कौन सा काम कर रहा है? नीचे की तरफ ग्रेविटी काम करेगी। ठीक है, ये तो जान रहे हैं ना कि ग्रेविटी काम करेगी। अब ये बॉल क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा जो इस बॉल पे किसके द्वारा एक्सर्ट होगी? इस फ्लूइड के द्वारा, जो फ्लूइड है इसमें उसके द्वारा एक्सर्ट होगी। तो वो क्या होती है, जो ऊपर की तरफ बल काम करेगी वही हमारी क्या होती है? बायोंट फोर्स होती है। वही क्या होती है? बायोंट फोर्स होती है। और ये बायोंट फोर्स इक्वल होती है जो इस बॉल के द्वारा जितने वाटर डिस्प्लेस होते हैं, जितने वाटर यहाँ से हटेंगे, उतने वाटर का वेट इस बायोंट फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है। यही कहा गया है कि अपवार्ड फोर्स या बायोंट फोर्स दोनों कह सकते हैं। जो लगने वाला अपवार्ड फोर्स है वो, या बायोंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड, वही क्या है? उसका बायोंट फोर्स के इक्वल है। यही हमारा यह सिद्धांत कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अधूरी डूबी है या पूरी डूबी है तो वह एक बल का अनुभव करेगी, और जो उस पर लगने वाला बल है कौन सा, नीचे से जो बायोंट फोर्स है, वो काम करता है, वो किसके इक्वल है? जितना वाटर या जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। क्लियर है ना? रिलेटिव डेंसिटी, इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको मेजर करने के लिए किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगी या तैरेगी। दो कंडीशन होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट डूबेगी या तो ऑब्जेक्ट तैरेगी। उसको निकाला कैसे जाएगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट डूबेगी कि तैरेगी। तो फार्मूला इसका होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आप उसमें उतारना चाहते हैं, जो आप उसमें डालना चाहते हैं, जो चीज़ पानी में जाएगा वो होती है ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं प्रकाश। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, नीचे क्या डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करना है? डिवाइड करना है। नोट करके रखेंगे, यूज टू डिटरमाइन फ्लोटिंग और सिंकिंग। हम ये चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा या डूबेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट, इसको नोट करके रखेंगे। ऑब्जेक्ट फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो उसका मास और वेट क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हैं बात? जब डेंसिटी कम होती है तब उसका वेट क्या होगा? मास क्या होगा? कम होगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होती है उतनी ज़्यादा वो क्या होती है? मासफुल होती है। जितना डेंस होगी उतना वो मासफुल होती है ना, उतना ज़्यादा उसका वेट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? कम है, डेंसिटी उसकी कम है, किसकी अपेक्षा? लिक्विड की अपेक्षा। लिक्विड का ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो वो अपने अंदर डुबोएगा नहीं। लेकिन अगर जब उसकी डेंसिटी कम हो गई, पानी की डेंसिटी कम हो गई और आपके ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा? डूब जाएगी। सिंक करेगी, डूबेगी कब? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या करेगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, किसकी अपेक्षा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अपेक्षा। जब ये आपके ऑब्जेक्ट वाला डेंसिटी जो है वो जब ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। आइए कुछ इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। क्या है? पहला, इफ़ डिस्टेंस डबल, अगर डिस्टेंस को डबल किया जाएगा तो फोर्स बिकम्स, फोर्स हो जाता है क्या? 1/4। फोर्स क्या हो जाएगा? जो फोर्स होगा उसका 1/4 हो जाता है। इफ़ मास डबल, अगर मास को डबल किया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाता है? डबल करना पड़ता है। मास अगर डबल होगा तो फोर्स को डबल करना पड़ता है ना, डबल्स हो जाता है। हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉल विथ सेम एक्सीलरेशन, कह रहा है ऑब्जेक्ट हैवी हो या
ऑब्जेक्ट लाइट हो, हल्की हो, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, दोनों सेम एक्सीलरेशन पे आते हैं इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। जो हवा नीचे से लग रही है एज अ बायंशी, वो रेजिस्टेंस क्या हो, अगर जीरो हो तो क्या होगी, दोनों चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो वो दोनों सेम एक्सीलरेशन से आएंगे। कांस्टेंट एवरीवेयर क्या, मास कैपिटल जी। चेंजेस विथ प्लेस, क्या चेंज होते हैं, वेट जी। अर्थ पे कुछ और रहेगा, मून पे कुछ और होगा, कहीं और कुछ और होगा। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस। ये तो होता है ना, डिपेंड्स ऑन मासेस, ऑब्जेक्ट के मासेस पे और उनके डिस्टेंस पे। वेट जीरो होता है कहाँ पे, स्पेस पे। डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एम बाई वी। ठीक है, क्लियर है ना। अब ध्यान दें, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट करके रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये आपका बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, वाई डज ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर दैन वन क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। कह रहा है कि अगर किसी हाइट से आप एक पेपर को छोड़ रहे हैं और एक अलग पेपर लेके उसको मोड़ दे रहे हैं, मतलब एक गेंद की आकार दे रहे हैं, ठीक है, एक पेपर को आप मोड़ दे रहे हैं, एक पेपर को वैसे सादा छोड़ रहे हैं, दोनों को एक साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या कह रहा है, वो जब गिरते हैं तो जो पेपर है वो स्लो गिरता है, किसकी अपेक्षा, जो क्रम्बल्ड वाला है उसकी अपेक्षा, जिसको आपने गेंद की तरह बनाया है उसकी अपेक्षा क्या है, ये स्लो गिर रहा है। ये क्यों होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, जब दोनों को साथ में छोड़ेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ से ये हमारे राइट हैंड में जो है जिसके फिंगर आ रहा है, इसमें है क्रम्बल्ड वाला है जिसको हमने पेपर मोड़ के बनाया हुआ है, इसमें फ्लैट पेपर है, ठीक है, सिंपल पेपर है, दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो ये बॉल के आकार का है, तो इस पर जो एयर एयर रेजिस्टेंस है कम है कि नहीं है, एयर क्या, एयर रेजिस्टेंस कम काम कर रहा है क्योंकि एरिया क्या है इसका कम है, और इसका एरिया क्या है, ये पेपर क्या है, चौड़ा होता है ना ऐसे लेंथ ब्रीथ में, तो इस पर एयर रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा लग रहा है इसकी अपेक्षा एयर रेजिस्टेंस इस पर ज़्यादा लग रहा है, तो इस पर कम लग रहा है, जब इस पर कम लग रहा है तो ये धीरे धीरे मतलब थोड़ी स्पीड आएगा, ये क्या होगा, बहुत स्लोवर्स आएगा ऐसे फ्लोटिंग करते हुए तैरते हुए, है ना, आई बात समझ में, वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस का मैटर है ये, कि जब एयर रेजिस्टेंस क्या है इसमें ज़्यादा है फ्लैट वाले में, जब पूरा पेपर छोड़ रहे हैं। क्लियर है। अगला क्या है, वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। कह रहा है सी वाटर में तैरना आसान होता है किसकी अपेक्षा, रिवर वाटर की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो क्या कंटेन की रहती है, साल्ट को, सी वाटर कंटेन साल्ट्स, सो मेक्स इट मोर डेंसर कंपेयर टू दी रिवर वाटर। उस वाटर में क्या है, साल्ट की मात्रा उपस्थित होती है जो कि क्या करती है, उस पानी को, जो सी का वाटर होता है उसको क्या करती है, डेंसर बना देती है। और जब पानी क्या होगा, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा वो बायोंड फोर्स को करती है, बायोंड फोर्स की वो प्रोड्यूस करती है, जितना ज़्यादा डेंसर होता है उतना ज़्यादा बायोंड फोर्स को वो देती है, इसलिए क्या होता है, हमें ईजियर होता है किसकी अपेक्षा, रिवर की अपेक्षा सी में तैरने के लिए। आ रही है ना बात समझ में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू निकालो। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि जो जी होता है वो कैपिटल जी और कैपिटल एम इंटू आर का स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता, बताएं, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, ये कैपिटल जी हो गया। अब जो हमारा एम है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, अब बात आती है रेडियस की ऑफ अर्थ, ये इक्वल टू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इतनी वैल्यू यहाँ रख देंगे, जी इक्वल टू कैपिटल जी का मान 6.7 इंटू 10⁻11
मल्टीप्लाई कैपिटल एम का मान 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ ये 10⁻−11 है, 10⁻24 है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो 24 में से 11 लेस हो जाएगा, 13 आएगा। मतलब 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई इसका जब स्क्वायर करेंगे आप तो क्या पा जाएंगे, मतलब 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 पाएंगे। 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर करेगा 6 टू 12। यहाँ से ये पूरा कैंसिल होता है, ऊपर क्या बचा, मतलब 6.7 इंटू ये 10 बचा है, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0। फिर यहाँ 6.4 इंटू 6.4। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा बोलेगा, अगर जी की वैल्यू नहीं गिवन है तब 9.8 लेंगे, नहीं तो में गिवन होता है कि जी की वैल्यू 10 लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन। हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, हम जैसे कर लेते हैं कि हम स्टोन को यहाँ से फेंक रहे हैं सरफेस से और वो यहाँ तक पहुँच रही है, तो यही कितनी हाइट वो पहुँच रही है वही निकालना है। ठीक है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है। अब वो स्टोन यहाँ से फेंकी जा रही है इस पॉइंट से, मान लीजिए वो यहाँ आती है, वो यहाँ तक आती है फिर वापस आएगी, तो जो मैक्सिमम हाइट है जब वो कहीं जाकर रुकेगी वी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। फिर ये जो जी है वो क्या है, 10 है। जी क्या है, 10 है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझें। हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगी मतलब ग्रेविटी के साइड में आएगी, ग्रेविटी के साइड में आएगी तब वैल्यू जी क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। जब ये इसके अगेंस्ट में जाएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगी, तब जी क्या होगी, माइनस में होगी, इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर यहाँ देखें, हम ये जानते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, 2as, 2as होता है ना, s जो है हमारे डिस्टेंस को प्रेसिस करती है, a हमारा एक्सेलरेशन दिखाता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, g हो जाता है। फार्मूला उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है। जो पहला इक्वेशन है वो हमारा हो जाता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, u प्लस जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये फार्मूले हमारे हो जाते हैं इसके जब ग्रेविटेशन में चलता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ये निकालना है। ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये पूरी 0 हो गई। u कितना है, 40, 40 के स्क्वायर करेंगे प्लस 2, g का मान है -10 और ये हमें निकालना ही है। ठीक है। ये 40 का स्क्वायर मतलब 1600 ना, तो माइनस का 1600 हो जाएगा, इधर कर देंगे ना इसको, इधर क्या आ गया माइनस का 20h, इधर आकर डिवाइड करिएगा, मतलब 1600 डिवाइड बाई -20 इक्वल टू h। 0 0 कटा, ये कितना आ गया 80 आया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 80 इक्वल टू h, और ये 80 क्या आ गया, मीटर में हो गया ना, मतलब इतना। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, द डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक और 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ में दिया गया है, एक ब्लॉक है, ठीक है, वो एक टेबल पे रखा गया है, कितने का है, 5 kg का है। फाइंड द प्रेशर, प्रेशर निकालना है एक्सेप्टेड इफ इट इज द प्लेस्ड ऑन द साइड, इसके साइड पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, वो रखा गया, उसके साइड पे प्लेस किया गया, किनारे प्लेस किया गया है, तो उसका प्रेशर निकालना है। हमें जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, इतना पता है ना। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक हमें प्रेशर निकालना है। और फोर्स मतलब क्या, फोर्स कुछ दिख नहीं रहा है, तो फोर्स होता क्या है, हम जानते हैं F इक्वल टू एम जी होता है। M कितना है 5 है, G कितना है 9.8 है। समझ में आ रही बात, यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके 49 न्यूटन आ गया। ठीक है, फिर क्या दिया है, फोर्स है। अब एरिया, एरिया मतलब क्या 20 × 10 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर में, है ना। अब 200 को जब मीटर में ले जाएंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया ना, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 49 डिवाइड बाई देंगे इधर। अभी हमारा पॉइंट कहाँ प्लेस है, पॉइंट हमारा यहाँ प्लेस है, मान लो 0 0 कोई भी लगा सकते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ प्लेस है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। अब इसको पॉइंट के बाद 2 अंक जब बनाने होंगे तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। कितने, यहाँ अगर 2 0 दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, मतलब 4900 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 12 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज इट वेट ऑन द मून। कह रहा है कि अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 12 न्यूटन का, तो उसका मून पे वेट निकालेंगे। ठीक है, हमने बताया था वेट ऑन द मून 1/6 वेट ऑन द अर्थ, ये क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 12 न्यूटन इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, उसका जो वेट होगा मून पे वो कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा। फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 98 न्यूटन। वेट पता है, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। यहाँ ध्यान दें कि हम जानते हैं जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है ना। हमें मास निकालना है, ये निकालना है। वेट कितना है 98 है, 98 इक्वल टू m निकालना है, g होता है 9.8, मतलब 98 डिवाइड बाई 9.8 इक्वल टू m। अब यहाँ से अगर यहाँ 1 0 लगा देंगे, इधर पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट में देखेंगे नहीं है, अगर इसमें 1 0 लगा देंगे पॉइंट हमारा हट जाएगा, मतलब 980 डिवाइड बाई 98 इक्वल टू m, ये कैंसिल आउट होगा, आ गई 10 kg मास। m की वैल्यू कितनी आ गई 10 kg आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 19.3 है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर पावर 3। फाइंड डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालनी है। हम ये जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होगा कि नहीं होगा, और हमें यही निकालना है। डेंसिटी कितनी दी है 19.3, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू कितनी आ गई डेंसिटी ऑफ गोल्ड, है ना। तो ये आ जाएगा 19, 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो एक अंक इधर हो जाएगा, डबल 0 बचेगा ना, 19 300, ये आ गया डेंसिटी ऑफ गोल्ड। आया ना मजा इस चैप्टर को पढ़ने में। हमने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देख लिए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स होता है, कुछ भी चीज़ें मिस हुई हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करें, वो टॉपिक आपको फिर से क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और कॉन्सेप्ट की तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को लेकर। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर भी बिल्कुल ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आने वाला है, ऐसे ऐसे बेसिक पॉइंट उसमें भी बताए जाने वाले हैं। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।